यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में अर्गला का क्या महत्व है, इसका फलित में सबसे ज़्यादा कब उपयोग किया जाता है और क्यों महत्वपूर्ण है अर्गला। देखें कि मतलब ये जैमिनी ऋषि द्वारा और पराशरी ज्योतिष में भी ये इसको बताया गया है। हालांकि दोनों के समान काल ही थे, बहुत लोग इसको आगे पीछे किया करते हैं, लेकिन देखें कि और इन दोनों में मतलब जैसे कुछ एक नियम में डिफरेंस है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि अर्गला होता क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको लगाने के जो नियम है वो भी बहुत सरल से हैं, उसमें कोई बहुत गूढ़ा गणित नहीं है। तो देखिए कि सबसे पहले अर्गला शब्द का अर्थ जानते हैं कि अर्गला का अर्थ होता क्या है। अर्गला का अर्थ एक तरीके से एक कुंडी होती है, कि जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो सीरियल्स में, हिस्ट्री टीवी में दिखाते हैं कि बड़े बड़े दरवाजों पर जो एक कुंडी लगी होती थी, उसी को अर्गला कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे उस दरवाजे से ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है, यानी कि वो एकदम से सेपरेट हो गया, लॉक हो गया। उसी तरीके से कुंडली में भी जब किसी भाव से या किसी ग्रह से अर्गला लगती है तो उस भाव संबंधित फल पुष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भाव से अर्गला होगी तो उसके फल पुष्ट होंगे। और यदि किसी भाव पे, क्योंकि अर्गला है तो एक अर्गला विरोध अर्गला भी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक शुभ अर्गला बताई गई है, एक विरोध अर्गला बताई गई है। अब इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्गला मतलब कैसे देखी जाती है, कहाँ पर विरोध अर्गला देखी जाती है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अर्गला देखने के जो नियम बताए गए हैं मतलब बहुत ही सहज नियम है। जैसे ऐसा बताया गया है कि किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से आप दूसरे भाव में, और यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए कि किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से दूसरे भाव में और चौथे भाव में और पांचवें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है और 11वें भाव में, तो वो सुवर्गला कहलाएगा। और इसी का विपरीत बताया गया है कि किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से तीसरे भाव में, 12वें भाव में और 10वें भाव में और 9वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो वो बाधित अर्गला होती है, यानी कि वो उस फल को मतलब नकारात्मक रूप से उन फलों को देती है, अच्छे फल नहीं देती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई बहुत गुणा गणित करने की जरूरत नहीं। आपके सहायता के लिए मैंने एक चार्ट भी लगाया हुआ है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि जहाँ पर हरे बिंदु, हरे डॉट दर्शाए गए हैं वो शुभ अर्गला को दर्शाता है किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से, और जहाँ पर लाल बिंदु दर्शाए गए हैं वो अशुभ अर्गला को दर्शाता है। लेकिन इसका प्रयोग आपको किसी भी भाव से करना है। जैसे ये मैंने लग्न लिया हुआ है, लेकिन आप जैसे कि मान लीजिए सप्तम भाव से देखना है, तो यदि सप्तम भाव से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो वो शुभ अर्गला कहलाएगी। अब सप्तम भाव से दूसरा भाव कौन सा हुआ? तो अष्टम भाव हुआ। तो अष्टम भाव में कोई ग्रह होगा तो वो सप्तम भाव के लिए शुभ अर्गला होगा। अच्छा, अब इसका फलित क्या होता है? देखें कि सारा खेल फलित का ही है। ये मैं पूरा गुणा गणित बता दूं लेकिन ये ना बताऊं कि इसका यूज क्या है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो देखें कि सबसे ज्यादा महत्व उसमें होता है कि जैसे यूज इसका मैंने देखा है कि जो कुंडली के खाली भाव होते हैं, जैसे कि कई बार कुंडलियों में, क्योंकि कुल मिलाकर के 9 ही ग्रह हैं तो कई भाव खाली रह जाते हैं, तो खाली भावों का फल जानने में अर्गला विशेष तरह से सहायक होती है। किसी ग्रह का भी फल जानने में बहुत सहायता देती है अर्गला की, उससे महादशा कैसे देखें, महादशा का फल निकालने में भी अर्गला विशेष सहायक होती है। सबसे पहले हम अर्गला देखने के कुछ नियम के बारे में जानेंगे जो जैमिनी ऋषि ने बताया है। कि जैसे उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं कि एक तो ये है सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया कि तीसरा भाव बाधित अर्गला देता है। मतलब तीसरे भाव में यदि किसी ग्रह से कोई ग्रह हो या किसी भाव से कोई ग्रह हो तो वो उसका बाधित अर्गला देने वाला होता है। लेकिन यदि ऐसा बताया गया है कि तीसरे भाव में 2 से ज्यादा पाप ग्रह आ जाए, यानी कि 3 पाप ग्रह हो, तो वो शुभ अर्गला के रूप में काम करने लगता है, वो उतना बाधा के रूप में नहीं काम करता है, यानी कि तब वो तीसरा भाव अच्छी अर्गला देता है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि राहु केतु जो होते हैं उनका अर्गला आप जैसे कि विपरीत माने। जैसे कि ऐसा कहा गया कि जैसे मैंने बताया कि दूसरा भाव शुभ अर्गला देता है, तो दूसरे भाव में यदि राहु होगा तो वो राहु शुभ अर्गला नहीं देगा बल्कि वो विरोध अर्गला देगा।
उसी तरीके से यदि राहु तीसरे भाव में होगा, तो जैसे मैंने बताया कि तीसरा भाव विरोध अर्गला देता है, तो राहु जो कि अगर तीसरे भाव में होगा तो वो शुभ अर्गला देगा। इसी तरह केतु भी, जैसे मान लीजिए किसी का केतु किसी ग्रह से 10वें में बैठा है, तो वो केतु विरोध अर्गला देने की बजाय शुभ अर्गला देगा, क्योंकि 10वां भाव से हम विरोधी अर्गला देखते हैं। तो राहु केतु पर ये विशेष नियम अप्लाई होता है। अच्छा, एक बात और कि अर्गला देखते समय हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि पाप ग्रह की अर्गला है, शुभ ग्रह की अर्गला है, इस पर रिले नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे शुभ ग्रह यदि अर्गला के विरोध में होते हैं तो वो कम बुरे परिणाम देते हैं, बजाय उनके कि यदि पापी ग्रह अर्गला का विरोध करे तो वो ज़्यादा बुरा परिणाम होता है। लेकिन फिर भी यदि अर्गला पाप ग्रह से बनती है तब भी वो अच्छा ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ग्रह से दूसरे भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हैं तो भी वो अर्गला ही कहलाएगी। एक नियम इसका और है कि जैसे ऐसा माना जाता है कि छठे, 8वें, 12वें भाव से हम अच्छे फल नहीं देखते हैं, तो छठे, 8वें, 12वें भाव के लिए ये थोड़ा सा विपरीत रूप में काम करता है। हालांकि आज का युग है, जैसे आज के युग में 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग विदेश के लिए अप्लाई करते हैं, तो यदि 12वें भाव से विरोधी अर्गला बन जाएगी तो वो कैसे शुभ होगा। लेकिन फिर भी यदि हम हानि के परिपेक्ष से देखें, छठे भाव से रोग के परिपेक्ष में देखें, तो ऐसा कहा गया है कि छठे, 8वें, 12वें भाव से जो विरोध की अर्गला होती है, यदि कोई ग्रह उनका विरोध का अर्गला दे रहा है तो वो ज़्यादा शुभ होगा, मुकाबले की जो अच्छी अर्गला होती है, जैसे कि छठे भाव से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, बजाय कि छठे भाव से कोई ग्रह तीसरे भाव में बैठ जाए। तो एक ये भी नियम बताया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अच्छा, एक और बात है इसमें जो डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जैसे कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुंडली खोली और आपने देखा कि आपने चौथे भाव से देखा कि चौथे भाव से दूसरे भाव में एक ग्रह बैठा है और 12वें भाव में एक ग्रह बैठा है। तो आपको मिला कि एक ग्रह अर्गला दे रहा है लेकिन एक ग्रह उसका विरोध भी कर रहा है, तब क्या फल होगा। तो इसमें जैसे कि आप थोड़ा सा, एक बताया गया है कि ग्रह का बल, कि ग्रह कौन ज्यादा बली है, दोनों ग्रह में आप तुलना कर लें कि जैसे कोई कौन सा ग्रह दिग्बल के करीब है, किस ग्रह में नैसर्गिक बल ज्यादा है, और कौन सा ग्रह अपने उच्च बल के करीब है, और कौन सा ग्रह कुंडली के लिए योग कारक बनता है। तो ऐसे करके आप जांच पाएंगे कि यदि अर्गला जो अर्गला का विरोध कर रहा है वो यदि ज्यादा बली होगा, जो कि अर्गला को सपोर्ट कर रहा है उससे, तो ये अच्छे फल की ओर इंगित नहीं करता है। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ अर्गला का विरोध और अच्छी अर्गला, इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम जैसे लग्न को ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पाया कि किसी कुंडली में, जैसे मान लीजिए किसी का तुला लग्न है और लग्न से दूसरे भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा है, दूसरे भाव में शुक्र बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, चौथे भाव में आपका गुरु बैठा है और 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर भाव से लग्न को अर्गला मिली। और मान लीजिए कि जो अर्गला के विपरीत भाव बताए कि लग्न से 12वें भाव में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में कोई ग्रह नहीं है, और 10वें और 9वें में कोई ग्रह नहीं है, तो इससे क्या होगा कि एक जैसे कि हष्ट पुष्ट अर्गला हुई पहले भाव की। तो इसका क्या फल होगा, इसका फल होगा कि जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक कीर्तिवान होगा, जातक चरित्रवान होगा, जो भी पहले भाव संबंधित फल बताए गए हैं। अच्छा, एक नियम और भी ये बताया गया है कि जैसे कि किसी भाव से, जैसे मान लीजिए कि आपको चौथे भाव से अर्गला देखनी है, तो आपने देखा कि चौथे भाव से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है, ठीक है, फिर आपने पाया कि चौथे भाव से 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, फिर आपने पाया कि चौथे भाव से 5वें भाव में भी कोई ग्रह बैठा है। तो इस तरीके से ये क्या मतलब इंगित करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर भाव से मतलब हर ग्रह से उस भाव को अर्गला मिली। जैसे कि मान लीजिए कि यदि ऐसा कहा गया है कि एक ही भाव से अर्गला मिले तो वो थोड़ा सा कम शुभ होता है, 2 भाव की अर्गला मिले तो वो ज्यादा शुभ होता है, और यदि तीनों भाव में अर्गला हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने बात की जैसे चौथे भाव से किसी कुंडली में दूसरे भाव में ग्रह बैठे हों, चौथे भाव में ग्रह बैठे हो, 5वें भाव में ग्रह बैठे हो, 11वें भाव में ग्रह बैठे हो, तो एक तरीके से 3-4 भावों से उस
भाव को सपोर्ट मिल गया, यानी कि उसको अर्गला मिल गई। लेकिन यदि मान लीजिए कि तब भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा मुकाबले की, जैसे जैसे घटता जाएगा वो आप अपनी बुद्धि से तारतम्य कर लें कि जैसे मान लीजिए कि हम 11वें भाव का विचार करें तो 11वें भाव से दूसरा भाव आपका उस कुंडली का 12वां भाव पड़ेगा, तो 11वें भाव से दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह है तो वो अर्गला हो गया। फिर 11वें भाव से तीसरे भाव में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में ग्रह है तो वो अर्गला हो गया। तो इस तरीके से आप जितने ही भाव से जो कि अर्गला को सपोर्टिव भाव बताए हैं उनसे यदि उनमें यदि ग्रह बैठे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक नियम और है कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे कि किसी भाव से, जैसे मान लीजिए कि 5वें भाव से दूसरे भाव में 2 ग्रह बैठे हो या 3 ग्रह बैठे हो, तो ऐसा होगा तो कि 3 ग्रह की अर्गला हो गई, लेकिन वो थोड़ा सा कम शुभ माना जाएगा मुकाबले की उसके कि जो 3 सपोर्टिव भाव बताए। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली से 5वें भाव से दूसरे भाव यानी कि छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि इस कुंडली में तो 3 ग्रहों का सपोर्ट मिल गया अर्गला के लिए। लेकिन किसी जातक की कुंडली है जिसमें मान लीजिए कि 5वें भाव से छठे भाव में एक ग्रह बैठा हो और 5वें भाव से चौथे भाव में एक ग्रह बैठा हो, 5वें भाव से 11वें भाव में एक ग्रह बैठा हो, तो ये माना जाएगा कि ये मतलब बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हर भाव से एक एक ग्रह यदि बैठा होगा तो वो ज्यादा बेहतर फल देगा मुकाबले की एक ही भाव में सारे ग्रह बैठ जाए और फिर आप कहें कि ये शुभ अर्गला दे रहा है। वो शुभ तो होगा लेकिन जो पहले जो मैंने बात बताई उसकी तुलना में वो ज्यादा शुभ होगा। मतलब वो जो पहले वाली बात मैंने बताई कि हर भाव से यदि अर्गला मिले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से विरोध अर्गला में भी आप देख सकते हैं, यदि एक ही भाव से अर्गला का विरोध हो रहा है तो वो थोड़ा कम बुरा होगा मुकाबले की हर जो विरोधी भाव मैंने बताया उसमें एक एक ग्रह बैठा हो। जैसे मान लीजिए किसी का धनु लग्न है, तो धनु लग्न में मान लीजिए कि किसी के तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है, ये पहली विरोधी अर्गला हुई। फिर मान लीजिए 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, ये दूसरी विरोध की अर्गला हुई। फिर मान लीजिए कि 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, ये तीसरा विरोधी अर्गला हुआ। तो इसका मतलब कि लग्न से 3 ग्रह उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा बुरा है। अच्छा, इसका एक दूसरा साइड देखते हैं कि मान लीजिए आपने देखा कि लग्न कुंडली है और लग्न से 12वें भाव में 3 पाप ग्रह आ गए, लेकिन तब भी वो मतलब थोड़ा कम बुरा होगा मुकाबले की वो जो मैंने बताया कि हर भाव से बुरी अर्गला हो। अच्छा, ये तो एक समान समान सी स्थितियां हो गई, अक्सर ऐसा पाया नहीं जाता है कुंडली में, बहुत ही मतलब खड़मंज मचा होता है कि कई बार आपको शुभ अर्गला भी दिखेगी, कई बार आपको अशुभ अर्गला भी दिखेगी। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में जैसे मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि किसी आपने पाया कि किसी के लग्न से दूसरे भाव में कोई ग्रह है तो आप बहुत खुश हुए कि चलो लग्न से अर्गला मिल गई, लेकिन फिर आपने देखा कि 12वें भाव में भी कोई ग्रह है तो ये तो अर्गला का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में जैसे कि आप अपनी बुद्धि से दोनों ग्रहों का बल जांच ले और ये भी देख ले कि ज्यादा अर्गला किसकी मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने पाया कि लग्न से दूसरे भाव में 2 ग्रह हैं और लग्न से चौथे भाव में एक ग्रह है, लग्न से 11वें भाव में एक ग्रह है, और फिर आपने पाया कि लग्न से तीसरे भाव में सिर्फ एक ग्रह है, बाकी जो विरोध अर्गला वाले भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं है। तो इसका मतलब कि जो अर्गला को सपोर्ट कर रहे हैं उन भावों में ज्यादा ग्रह हैं मुकाबले की जो विरोध कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ग्रह है। तो जाहिर सी बात है कि यदि सपोर्ट ज्यादा होगा तो वो उस भाव के लिए अच्छा होगा। अच्छा, आप फलित के विषय पे आते हैं, बहुत हो गया नियम। तो देखें कि फलित, इसका सीधा सीधा फलित यही है कि यदि कोई भाव खाली हो तो वहां से आप अर्गला को जरूर देखें, और यदि उसको ज्यादा ग्रहों का मतलब शुभ अर्गला मिल रही हो ज्यादा ग्रहों की तो उस भाव संबंधित अच्छे फल कहें। ये तो पहला नियम हो गया, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है जो भाव भवेश और बाकी नियम बताए गए हैं। दूसरा नियम ये होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के उच्च के ग्रह होते हैं, अच्छे होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है कि इस जातक की ये दशा तो अच्छी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी ये अर्गला का थोड़ा सा पॉइंट लगता है। उस महादशानाथ को मतलब शुभ अर्गला नहीं प्राप्त होती है, काफी ज्यादा विरोध अर्गला का मतलब सामना करना पड़ता है एक तरीके से कह लीजिए। तो वो दशा उतनी अच्छी नहीं जाती है। जैसे बहुत लोगों का हुआ है कि उच्च का ग्रह बैठा है, शुभ भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा
अपनी दशा में फल नहीं दिया तो उसमें अमूमन कई बार देखने को मिलता है कि 3-4 भावों से विरोध की अर्गला ज़्यादातर मिल रही है। ज़्यादातर ग्रहों से 3-4 ग्रहों से अर्गला का विरोध हो रहा है और अर्गला के सपोर्ट करने वाले ग्रह बहुत कम हैं या फिर वो हैं ही नहीं। मतलब जैसे कई बार देखने को मिलेगा कि कई ग्रह हैं जो अर्गला का विरोध कर रहे हैं, सपोर्टिव ग्रह एकदम नहीं है। तो उस कंडीशन में जो एक स्ट्रेट लाइन कई बार फलित होता है कि ये दशा तो बहुत ही अच्छी जाएगी, तो ऐसा कहने से पहले ज्योतिषी को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और इसको देख लेना चाहिए। और उसी तरीके से जैसे किसी ग्रह का कभी कभी लगता है कि ये ग्रह तो पाप ग्रह की दशा है, इससे तो मतलब दशा में जातक को अशुभ फल मिलेंगे, लेकिन कई बार अर्गला की वजह से उतने ज़्यादा अशुभ फल नहीं मिलते हैं क्योंकि उस ग्रह से शुभ अर्गला मिल रही होती है। जैसे आपको ये उदाहरण कुंडली दिख रही होगी, इसमें देखिए कि जैसे इनकी केतु की दशा वही सन 2012 से 19 के बीच में चली। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें जैसे आप अर्गला देखिए कि इनके केतु से अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे कि चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो यानी कि ये एक अर्गला हो गई। फिर आप पाएंगे कि उसी जो केतु 11वें भाव में बैठा है उससे उससे 11वें भाव में दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध, यानी कि दो और ग्रहों की अर्गला मिल गई। यानी कि अर्गला देने वाले कितने ग्रह हो गए? अर्गला देने वाले तीन ग्रह हो गए, सूर्य बुध और चंद्रमा। और चूंकि केतु से, लेकिन अब और अगर हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि केतु से 10वें भाव में मंगल बैठा है। तो यानी कि एक ग्रह अर्गला का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि तीन ग्रह अर्गला का समर्थन कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मोटा माटी ये केतु मतलब दशा के लिए अच्छा सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि इसकी दशा बेहतर जाए। अच्छा, आप देखें कि हालांकि सिर्फ अर्गला के वजह से इनकी केतु की दशा अच्छी नहीं गई, उसके अन्य भी कारण थे। जैसे केतु नौमेंस के साथ बैठा है, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। एक प्रयोग तो दशा में हो गया कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उससे आप जरूर देखें कि उसको कितने मतलब शुभ अर्गला मिल रही है, कितनी विरोध की अर्गला मिल रही है। अर्गला का मतलब इसे एक मीनिंग और बताऊं तो वो ये होता है कि उससे संबंधित जल्दी चीजें हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के दूसरे भाव से बहुत ज्यादा शुभ अर्गला है, जैसे मान लीजिए किसी के दूसरे भाव से दूसरे घर में एक ग्रह बैठा हो, दूसरे भाव से चौथे घर में एक ग्रह बैठा हो, दूसरे भाव से दूसरा घर कौन सा हुआ? वो कुंडली का तीसरा घर हो जाएगा। और दूसरे भाव से चौथा घर कौन सा होगा? तो वो कुंडली का आपका हो जाएगा 5वां भाव हो जाएगा। तो ये खैर मैंने भाव की बात की है। आप सिंपल सिंपल अगर आपको बहुत इसमें कंफ्यूजन हो तो उसमें ऑप्शन रहता है सॉफ्टवेयर में, आप चार्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए किसी के दूसरे भाव से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, दूसरे भाव से चौथे भाव में कोई ग्रह हो और कोई विरोध अर्गला नहीं मिल रही हो, तो ऐसा जातक मतलब उसके पास सेविंग मनी अच्छी होती है। इस तरीके से आय भाव से यदि अर्गला हो तो ऐसा जातक जल्दी से कमाने लगता है। कई बार सप्तम भाव से बहुत लोगों की, जैसे कई मतलब ऐसे बताया गया है कि सप्तम में शनि बैठा हो तो वो शादी में लेट देता है, डिले देता है। लेकिन कई लोगों का जिनका सप्तम भाव से 2-3 शुभ अर्गला मिल जाए तो उनकी शादी लेट में नहीं होती है, वो जल्दी ही हो जाती है। तो ये सब भी कुछ नियम हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन आपको ग्रहों के बेसिक ट्रेड्स नहीं छोड़ना है। लेकिन कई चीजें इसमें और होती हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भाव में, जैसे चौथे भाव में पाप ग्रह बैठा हो और आप उससे अर्गला देख रहे हैं, आपने पाया कि वो जैसे कि चौथे भाव से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चौथे भाव से 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चौथे भाव से चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो आपने पाया कि इसमें अर्गला ज्यादातर ग्रहों की मिल रही है चौथे भाव को। तो लेकिन चौथे भाव में पाप ग्रह बैठा है, तो इसका क्या फल हो सकता है? इसका ये फल हो सकता है कि चौथे भाव से जो भी जितनी भी जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई और जमीन जायदाद को देखते हैं, वो सब जातक को बहुत ही भारी मात्रा में प्राप्त होंगी। लेकिन वो चूंकि पाप ग्रह है तो ज्योतिष का एक नियम है कि ग्रह अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन नहीं छोड़ता है। तो ग्रह में मतलब वो घर में चौथा भाव घर का होता है, माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता लगना या फिर घर में थोड़ा सा तनाव का माहौल होना, ये सारी चीजें भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पाप ग्रह है, वो अपना नेचुरल कार्य तो नहीं छोड़ पाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने देखा कि चौथे भाव में कोई ग्रह है
शुभ या पाप, लेकिन उससे विरोध अर्गला ज़्यादा मिल रही है, शुभ अर्गला नहीं मिल रही है, या एक ही शुभ अर्गला है, बाकी 2-3 ग्रहों से उसको विरोध अर्गला मिल रही है, तो चौथे भाव के फल को वो नष्ट करेगा। मतलब वो ग्रह पुष्ट नहीं होगा, बल्कि चौथे भाव के जितने भी फल हैं, अच्छे फल हैं, वो घटते जाएंगे और जातक को उनसे, उसके कारकत्व से घर बनाने में या फिर जमीन लेने में कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। तो अर्गला का ये पूरा कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैं फिर से सम अप किए दे रहा हूँ कि देखें कि इसको सीधा सीधा अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हाँ, यदि जैसे कुंडली में कोई खाली भाव है तो उससे जरूर देख लें। जैसे मान लीजिए आपने पाया कि किसी का सप्तम भाव खाली है, अब आपको अनुमान लगाना है विवाह जल्दी होगा कि विवाह लेट से होगा, या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि सप्तम भाव से कितनी शुभ अर्गला मिली, सप्तम भाव से कितनी विरोध अर्गला मिली। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आप ज्योतिष में अभी बिगनर हैं, तो आप एक एक ग्रह को काटते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने पाया कि सप्तम भाव से 4 शुभ ग्रहों, मतलब 4 ग्रहों की शुभ अर्गला मिली और 2 ग्रहों की अशुभ अर्गला मिली, तो आपने 2-2 काट दिया, अंत में जो बचा वो शुभ ज्यादा बच गया। तो आप कह सकते हैं कि जातक का विवाह जल्दी से हो जाएगा, जातक का वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक ठाक चलेगा। लेकिन किसी भाव में यदि ग्रह हो तो सबसे पहले उस ग्रह के नेचुरल कारकत्व होते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे करके फिर उसके बाद उस पर भी अर्गला लगाइए। लेकिन ये खाली भाव पर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा जो मैंने बताया कि दशा पर इसका प्रयोग आप जरूर करें, कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उससे जरूर देख लें कि उस ग्रह को कितने शुभ ग्रहों की अर्गला मिली है, कितने पाप ग्रहों की अर्गला मिली है। जेमिनी ज्योतिष में भी जिस राशि की दशा चलती है उस राशि से देखा जाता है। हालांकि वो अभी मैंने कई दिनों से जेमिनी ज्योतिष के वीडियो डिले कर रखे हैं, लेकिन जल्दी ही उस पर वीडियो आएंगे। तो कुल मिला के यही था अर्गला का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।